Hello students, today we learn our second chapter, Lost Spring Stories of Stolen Childhood. In this chapter, Annie Jung, the writer of this lesson, describes the miserable condition of poor children who live in slums. They have to work hard in very dirty conditions. No one think of them sending to school because of their poor conditions. Their parents consider them earning hands. So they put them on work in early age, while on the other hand, these children want to live a better life, want to get out of their family's traditions. They want to go to school but unable due to of their poverty. In this chapter, Annie Jung analyzes their grinding poverty and traditions. Now, about the author, before reading the chapter, a brief description of author is given here. Annie Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. Annie Jung का जन्म राउरकेला में हुआ. उसने अपना बचपन और किशोर अवस्था हैदराबाद में बिताई. She received her education in Hyderabad. उन्होंने and in the United States of America. उन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण का कार्य हैदराबाद में और बाद में यूएसए में कंप्लीट किया. Her parents were both writers. उनके एनी जंग के जो माता पिता थे दोनों ही लेखक थे. एनी जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया. एनी जंग भारत में अपने लेखन के कार्य की शुरुआत करती है. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. वह भारत में और अब्रॉड विदेशों में भी कई मुख्य अखबारों की कॉलमनिस्ट रही हैं, अर्थात उन्होंने लेखक का कार्य भी किया है और संपादक भी रही हैं. एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स. उन्होंने काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood. और निम्न जो उदाहरण है वो उनकी पुस्तक Lost Spring Stories of Stolen Childhood में से लिया गया है. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. और इस चैप्टर में या अपनी इस पुस्तक में वह ग्राइंडिंग पॉवर्टी अर्थात एक तीव्र निर्धनता का विश्लेषण करती है और उन परंपराओं का विश्लेषण करती है जो इन बच्चों के जीवन को शोषण का शिकार बना देती हैं. स्टूडेंट्स, here are given some expressions. You will find them in chapter and write their meaning in your copies. Let's start. Sometime I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे गार्बेज में ₹1 मिल जाता है. Why do you do this? तुम ऐसा क्यों करते हो? I ask साहिब, whom I encounter every morning scrounging for the gold in the garbage dumps of my neighborhood. मैं साहिब से पूछती हूँ, अर्थात यहाँ पे लेखिका साहिब एक लड़के से पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, जब वो ये कहता है कि मुझे कभी कभी गार्बेज में ₹1 मिल जाता है. तो वो साहिब से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो. whom I encounter, जिससे वह रोजाना मिलती है प्रत्येक सुबह, स्क्राउजिंग खोजते हुए, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, सोने को खोजते हुए गार्बेज के डम्प्स में, गार्बेज के कचरे के ढेर में, जो उन लेखिका के पड़ोस में जो कचरे के ढेर थे उनमें जब वे गोल्ड के लिए खोजने के लिए आते, तब वह प्रत्येक सुबह लेखिका से साहेब और उसके साथी मिलते थे. तब वो पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो. साहिब ने बड़े लंबे समय पहले ही अपने घर को छोड़ दिया था. सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका,
सेट, सेट का मतलब स्थापित, उनका घर स्थित था एमिड्स्ट, बीच में, द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में उनका घर स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उनका वह घर अब उसकी स्मृति में, उसकी कोई हल्की सी भी याददाश्त में उनका घर नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहां बहुत से तूफान आते थे, दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, और इन्हीं तूफानों ने उनके घर और खेतों को बहा दिया था, नष्ट कर दिया था। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ उसे बताती है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी कारण से वे वहां से चल पड़े, अर्थात उस जगह को उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की खोज करते हुए, यार सोने की खोज में, लुक फॉर खोजना, इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहां पर वे अब रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास दूसरा करने का कोई कार्य नहीं है। वो फर्स्ट लाइन में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका उत्तर देता है कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। उसका उत्तर वो लड़का बताता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास दूसरा करने का कोई कार्य नहीं है। ही मटर्स, वह धीरे धीरे बड़बड़ाता है, बुदबुदाता है। लुकिंग अवे, दूर कहीं देखते हुए। गो टू स्कूल, स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, मैंने, ग्लिबली अर्थात केयरलेस, विदाउट केयरिंग, बिना कोई परवाह किए या आसानी से या नॉर्मली मैंने ऐसा बोल दिया कि स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमीजिएटली, और तुरंत ही इस बात को फील करते हुए, महसूस करते हुए, रियलाइज करते हुए, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि उसे यह एडवाइस, यह सलाह कितनी खोखली लगेगी, खोखली प्रतीत होगी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई गो, जब कोई स्कूल बन जाएगा तो मैं वहां जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं कोई स्कूल शुरू करती हूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंगली, मैंने मजाक में उससे पूछा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़े जोर से मुस्कुराते हुए उसने कहा कि हाँ मैं आऊंगा अगर आप स्कूल खोलती हैं। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों के बाद वह दौड़ता हुआ मेरे पास आया, ऐसा लेखिका बताती हैं। इज योर स्कूल रेडी, और वह लेखिका से पूछता है कि क्या आपका स्कूल बन गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से, और स्कूल बनाने में काफी सारा समय लगता है, मैं उसे बताती हूँ। एम्ब्रेस्ड, दुखी होकर के, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, कि मैंने एक ऐसा प्रोमिस किया, ऐसा वायदा किया, दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई अर्थ ही नहीं था, अर्थात अर्थहीन वायदा मैंने उसे किया। इस बात से दुखी होते हुए मैंने उसे कहा कि स्कूल बनाने में काफी समय लगता है। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, परंतु प्रोमिस जो हैं, वायदे जो हैं, लाइक माइन जैसा वायदा मैंने किया था, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, अबाउंड भरे पड़े हैं, फाउंड इन प्लेंटी भरे होना, अधिकता में होना, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके ब्लीक संसार में, अर्थात उसके नीरस संसार में, ब्लीक खाली खोखला, नीरस, उसके नीरस संसार में, संसार के प्रत्येक कोने में मेरे जैसे वायदे भरे पड़े हैं, भरे पड़े होते थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कई महीनों तक उससे जान पहचान होने के बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, उसने बताया कि उसका नाम साहिब ए आलम है। ही अनाउंसेस, वह बताता है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता कि इसका अर्थ क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका अर्थ जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि इसका अर्थ पूरे संसार का देव है, पूरे संसार का स्वामी है, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे एक बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है इस पर विश्वास करने में।
अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, इस बात से अनजान होते हुए कि उसके नाम का क्या अर्थ है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। रोम्स घूमना। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पैरों वाले लड़कों की एक सेना, एक दल। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के पक्षियों की भांति उपस्थित होते थे। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कई महीनों तक उनसे मिलने के बाद मैं उन प्रत्येक को पहचानने लगी। वाई आरंट यू वीयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो? आई आस्क्ड वन, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ उन्हें सेल्फ से उतार कर नहीं देती है। ही आंसर सिंपली, वह सामान्यतया ऐसा उत्तर देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर, यदि इसकी माँ इसे उतार कर भी दे दें, दूसरा एक बच्चा ऐसा बताता है कि इसकी माँ यदि इन्हें चप्पल उतार करके भी दे दें। हु इज वियरिंग शूज, वह ऐसा बच्चा जो जूते पहने हुए था। दैट डू नॉट मैच, जो एक जैसे नहीं थे। ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वह इन्हें फेंक देगा, ऐसा वो बताता है। इवन इफ शी डिड, इसका मतलब यदि उसकी माँ ये उतार कर दे देती है तो वह इन्हें फेंक देगा। थ्रो देम ऑफ, इन्हें फेंक देगा। एक दूसरा बच्चा ऐसा बताता है जो अलग अलग प्रकार के जूते पहने हुए था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इसके ऊपर टिप्पणी की। ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वह अपने पैरों को सफल करता है, अर्थात पैरों को हिलाने लगता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोलता, पैरों को रगड़ना शुरू कर देता है, बोलता कुछ नहीं। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए। सेज ए थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, एक तीसरा बच्चा ऐसा कहता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी जूते नहीं लिए थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन लाइक barefoot in cities on village roads. ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश में भ्रमण करते समय, देश में इधर उधर जाते समय। आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है। वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर चलते हुए। इन सिटीज, शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, गांव की गलियों में। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन, ये पैसे की कोई कमी की बात नहीं है, बट एक ट्रेडिशन, बल्कि एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की। ये एक व्याख्या है, एक एक्सप्लेनेशन है कि बच्चे नंगे पैर क्यों हैं इसकी। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि यदि ये कोई बहाना है टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यदि ये कोई एक बहाना है अपनी निरंतर चलने वाली निर्धनता की अवस्था को दिखाने का, निर्धनता की व्याख्या करने का, यदि यह कोई एक बहाना तो नहीं है, इस बात पर मुझे हैरानी होती है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद है जो मुझे एक उडुपी व्यक्ति ने बताई थी एक बार। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक युवा बच्चे के रूप में, अर्थात जब वह छोटा था तो वह एक मंदिर के पास से स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहां पर उसका पिताजी एक पुजारी था, प्रिस्ट था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह कुछ समय के लिए मंदिर पर रुकता, मंदिर के पास रुकता। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वहां पर एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड टेम्पल, 30 साल के बाद मैं उनके कस्बे में और उस मंदिर पर जाती हूं। विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, वह स्थान, वह मंदिर जो अब
ड्रॉन डूबा हुआ था इन एयर ऑफ डेजोलेशन, वीराने की वातावरण में। एयर ऑफ डेजोलेशन, वीराने का वातावरण, अर्थात सुनसान कह सकते हैं, जो सुनसान हो गया था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रिस्ट, और पीछे आंगन में, पीछे के प्रांगण में जहां पर नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, तो वहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा बच्चा जो एक ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और जुराबे पहने हुए था, अराइव्ड पेंटिंग, वह हाँफते हुए आता है, पहुंचता है, पेंटिंग हाँफते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और एक फोल्डिंग बेड पर अपने स्कूल के बैग को फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मैं याद करती हूँ, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, उस प्रार्थना को जो एक दूसरे बच्चे ने की थी, टू द गॉडेस, देवी से, व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसे अंत में जूते का एक जोड़ा मिल गया था। लेट मी नेवर लॉस देम, मेरे ये जूते कभी गुम ना होने देना, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं इनको गुम ना करूं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, छोटे बच्चे जैसा कि वह पुजारी का बेटा था, अब जूते पहने हुए होते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, परंतु रैग पिकर्स जैसे बच्चे, अर्थात कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे होते हैं, रैग पिकर्स कूड़ा बीनने वाले, जैसे कि मेरे पड़ोस में रहते हैं, रिमेन शूजलेस, वे अभी भी बिना जूतों के ही रहते हैं। माय विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरी जो जान पहचान थी इन बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ, इन नंगे पैर रहने वाले कूड़ा बीनने वाले बच्चों के साथ, मुझे सीमापुरी की ओर ले जाती है। एक्वेंटेंस, जान पहचान या साथ, मेरी जो जान पहचान थी इन बच्चों के साथ, इन कूड़ा बीनने वालों के साथ, वह मुझे सीमापुरी की ओर ले जाती है। ए प्लेस ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, एक स्थान जो दिल्ली के बाहरी आवरण पर स्थित था, बाहरी क्षेत्र में स्थित था, पेरिफेरी, आउटस्कर्ट, यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी इसे मीलों दूर था। मेटाफोरिकली हम अलंकारिक रूप से ऐसा कह सकते हैं, अर्थात ऐसा कहने में आता है कि वह दिल्ली से काफी दूर था, दिल्ली के बाहरी आवरण में स्थित होने के बावजूद भी, क्योंकि वहां कोई सुविधा आदि कुछ भी नहीं था। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स, वे लोग जो यहाँ रहते थे वे स्क्वेटर्स थे, अवैध रूप से रहने वाले लोग थे। स्क्वेटर्स होता है दोज हु सेटल डाउन इलीगली, जो अवैध रूप से रहते हों। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो वापिस बांग्लादेश से 1971 में यहां पर आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उन दिनों में एक वेस्टलैंड होता था, वाइल्डरनेस होता था, अर्थात बंजर भूमि कह सकते हैं, जो किसी प्रयोग में ना हो, या वनीय क्षेत्र भी कहा जा सकता है। इट स्टिल इज, ये अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, परंतु अब ये ज्यादा बिल्कुल भी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड ट्रपालिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। ये अभी भी सीमापुरी जो है वो अभी भी वाइल्डरनेस है, परंतु खाली बिल्कुल नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, यहाँ मड के ढांचों के रूप में, अर्थात मिट्टी से बने हुए ढांचों के रूप में, स्ट्रक्चर्स, मॉल्स, अर्थात मिट्टी के घर, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तरपालिन, जिनके ऊपर टिन या तरपाल की छतें हैं, ऐसे मिट्टी के घर, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जो सीवेज और ड्रेनेज अर्थात
गंदे पानी की जो निकासियाँ हैं, सीवेज और ड्रेनेज, वहाँ पर नहीं है। ड्रेनेज होता है ड्रेन सिस्टम, सीवेज ड्रेनेज सिस्टम फॉर डर्टी वाटर। तो वहाँ पर सीवेज और ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है या गंदे पानी की निकासी नहीं है। ऐसे स्थान पर 10,000 रैग पिकर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। वे 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय से यहाँ रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के, अवैध रूप से। बट विद राशन कार्ड्स, परंतु इनके राशन कार्ड बने हुए हैं। दैट गेट्स देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट्स, जिससे कि उनके नाम वोटर लिस्ट में आ गए हैं। एंड एनेबल देम, और जो उनको अलाउ करते हैं, एनेबल करते हैं, उनको अनुमति प्रदान करते हैं। टू बाई ग्रेन्स, ये राशन कार्ड उनको अनुमति प्रदान करते हैं कि वे ग्रेन, अनाज खरीद सकें। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी की बजाय, एक पहचान पत्र की बजाय सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन ज्यादा जरूरी है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, यदि इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन की समाप्ति पर वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार का पेट भर पाते हैं, हमारे परिवार को भोजन खिला पाते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, और हम आराम से सो जाते। गो टू बेड मीन्स सोना, टू स्लीप। विदाउट एन एकिंग स्टोमक, बिना पेट दर्द के हम आराम से सो जाते हैं। वी वुड रादर लिव हेयर, तो हम यहाँ रहना पसंद करेंगे। देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, हमारे उन खेतों की बजाय जो हमें कोई अनाज प्रदान नहीं करते हैं। सेज ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। ये बात महिलाओं का एक दल कहता है जो फटी पुरानी साड़ी पहने हुए थी। वह दल महिलाओं का कहता है, जब मैं उनसे ये प्रश्न पूछती हूँ, अर्थात लेखिका कहती है कि जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने अपने सुंदर हरे भरे खेतों, नदियों और अपनी सुंदर भूमि को क्यों छोड़ दिया, तब वे ऐसा कहती हैं कि जो भूमि उन्हें रोटी ना दे पाए, उसकी बजाय वे यहाँ रहना पसंद करेंगी। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिलता है, दे पिच गाड़ देना। देयर टेंट्स, वे वहाँ पर अपने टेंट लगा लेते हैं, अपने टेंट गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो उनके लिए ट्रांजिट टेम्परेरी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इनमें बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और अपने माता पिता की आजीविका में भागीदार बनते हैं। सर्वाइवल, आजीविका कमाना, जीवित रहना। अपने माता पिता के पार्टनर बनते हैं, भागीदार बनते हैं आजीविका में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में आजीविका कमाने का अर्थ है रैग पिकिंग, अर्थात कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स, कई वर्षों तक, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, इस कार्य ने एक्वायर्ड, प्राप्त कर लेना, इस कार्य ने प्राप्त कर ली है। द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, प्रोपोर्शन फॉर्म, रूप, प्रतिरूप भी कह सकते हैं, ऑफ ए फाइन आर्ट, एक ललित कला का रूप इसने प्राप्त कर लिया है कूड़ा बीनने के कार्य ने। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इन लोगों के लिए गार्बेज सोना है। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये तो उनकी रोजाना की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर के ऊपर छत भी इसी की वजह से है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे बेशक या इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे ये एक टपकने वाली छत ही क्यों ना हो, लीक करने वाली छत ही क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, परंतु एक बच्चे के लिए ये इससे भी कुछ ज्यादा है। आई समटाइम